स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 सर्कल। ठीक है, सबसे पहले सर्कल क्या होता है? सर्कल क्या होता है? एक हमारा फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस के कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट क्या होगा, एक सर्कल का फॉर्मेशन करेगा। हर एक पॉइंट, जैसे ये सारे पॉइंट्स हैं, तो ये सारे क्या है, सर्कल के पॉइंट्स हैं। ठीक है, और ये सारे क्या हैं, एक पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे है। तो बेसिकली सर्कल की डेफिनेशन क्या हुई? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड डिस्टेंस टू अ फिक्स्ड पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर है? सर्कल क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ पॉइंट from a fixed point at fixed distance। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। अब जो ये सर्कल होता है, तो इसमें जो ये फिक्स्ड पॉइंट बोला हुआ है, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? हमारा सर्कल का सेंटर होता है। और ये फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको सेंटर बोलते हैं, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होगा उसको रेडियस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये फिक्स्ड पॉइंट है, तो ये फिक्स्ड पॉइंट हमारा क्या है? सेंटर दे रहा है सर्कल का। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से किसी भी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लोगे तो उसको रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? इसी को क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। इतना क्लियर होगा? अब देखो इसके आगे, अब जो ये सर्कल हम लोग बनाते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, ध्यान रखना। जैसे ये सर्कल है, तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड अ कॉर्ड। इट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये कॉर्ड होता है किसका? सर्कल का। अब ये कॉर्ड कैसा भी हो सकता है। तो बेसिकली कॉर्ड क्या है? कॉर्ड किसी भी सर्कल के दो पॉइंट को अगर मैं कंबाइन कर दूं, चाहे जैसे मर्जी, स्ट्रेट लाइन से, ये ध्यान रखना है, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, चाहे वो सेंटर से पास करे या ना करे। सेंटर से पास कर रहा है तो भी ठीक, तो भी एक कॉर्ड ही है, और सेंटर से नहीं पास कर रहा है तो भी एक कॉर्ड है। बस फर्क ये पड़ता है कि जब सर्कल अगर सेंटर से पास करते हुए कॉर्ड बनाता है तो उस कॉर्ड को डायमीटर नाम दे दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर ऑफ अ सर्कल। कितना क्लियर है? जैसे ये हमारा हो गया, मान लो PQ इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ऐसे अगर ये AB देखा जाए तो AB भी क्या है? डायमीटर है किसका? सर्कल का। ठीक है, तो यहां से इतना समझ में आ गया कि सर्कल क्या होता है। सर्कल के फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? कॉर्ड क्या होता है? यहां तक क्लियर होगा? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे थ्योरम यहाँ पे दिया हुआ है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। देखो इसमें देखते हैं थ्योरम 9.1, पहला थ्योरम NCERT का है। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर एक सर्कल है और इसमें अगर दो कॉर्ड दे रखे हैं हमें, अगर एक सर्कल है जिसके दो कॉर्ड हैं, ठीक है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, तो ये हमने कॉर्ड इक्वल मान लिया। अब ये कह रहे हैं कि सेंटर से जो इसके एंगल बनेंगे वो इक्वल बनेंगे, ये प्रूफ करना है। मान लो ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से एक एंगल और एक यहाँ से एंगल, अब ये एंगल आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो सबसे पहले गिवन ले लेते हैं। गिवन क्या होगा? AB एंड PQ आर टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। AB एंड PQ आर टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल with center O, जिसका सेंटर क्या है?
ओ है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट ये हो गया हमारे पास गिवन। टू प्रूव क्या है, और ये भी कैसे कॉर्ड है, तो टू इक्वल कॉर्ड है। यहाँ पे थोड़ा सा AB एंड PQ आर टू इक्वल कॉर्ड, ये ध्यान रखना कि कैसे कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड है। टू प्रूव, प्रूफ में क्या करना है हमें कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल POQ। AOB और POQ आपस में इक्वल है। अब देखो टू प्रूफ के बाद क्या होगा, कंस्ट्रक्शन। अगर है तब, नहीं होगा तो सीधा प्रूफ। इस क्वेश्चन में या इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट हम प्रूफ लिखेंगे। तो प्रूफ में देखो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल POQ, अगर इन दोनों ट्राइंगल को देखिए ध्यान से, तो AB जो है वो PQ के बराबर है, ये लेंथ इसके बराबर है। कैसे, गिवन, ठीक है, कैसे इक्वल है, तो ये हमें दे ही रखा है कि दो इक्वल कॉर्ड है, तो ये इतना गिवन ही होगा। दूसरा AO जो है वो PO के बराबर है, और BO इसी तरीके से QO के बराबर है। दोनों में क्या आएगा, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ये दोनों क्या है, रेडियाई, और रेडियस तो इक्वल ही होता है। सेंटर से अभी बताया था कि सर्कल पे कोई सा भी पॉइंट होगा तो उसका फिक्स डिस्टेंस होता है। तो अब ये वाला जो है हमारे पास कि ट्राइंगल AOB ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, ट्राइंगल POQ से। रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो ट्राइंगल इज इक्वल टू POQ बाय SSS रूल या क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास कि जो हमारे पास ये एंगल है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल POQ बाय CP क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इतना समझ में आया? ठीक है, नोट करो। ठीक है, इतना समझ में आया? फटाफट नोट करते रहो उसको, ठीक है, डेली बताया ना, कोशिश करते रहो जो बता रहा हूँ। इतना क्लियर है? अब देखो इसके बेसिस पे हमारे पास 9.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। 9.1 एक्सरसाइज क्या कहते हैं, टाइप कर देता हूँ, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। अब इसमें हमें क्या करना है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल कब होता है, जब उनका रेडियस बराबर हो। सही बात है, अगर दो सर्कल है, अगर उनका रेडियस बराबर कर दो तो ओवरलैप हो जाएगा, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है ओवरलैपिंग। तो सपोज कर लो ये दो सर्कल है जिसका रेडियस इक्वल है, थोड़ा सा बराबर नहीं लग रहा तो इसको बराबर कर देते हैं। ठीक है, दो सर्कल है मान लो ये, और दोनों का सर्कल का रेडियस है, तो इसमें एक हम ऐसे कॉर्ड बना देते हैं, एक यहाँ से कॉर्ड बना देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला हुआ है 9.1 के पहले क्वेश्चन में कि प्रूव करो कि इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। अगर ये कॉर्ड इक्वल है AB और यहाँ से ये PQ, अब ये सर्कल अलग अलग है, यहाँ पे क्या था एक ही सर्कल में था, यहाँ पे सर्कल हमने अलग अलग कर दिया, तो इसका सेंटर ये मान लो, तो ऐसा बन जाएगा। इसका सेंटर ये, इसको O बोल देते हैं और इसको O डैश बोल देते हैं। यहाँ से ये भी बराबर होगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रूव दैट का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना
सबसे पहले इसके अंदर गिवन आएगा, गिवन क्या लिखेंगे, ए बी एंड पी क्यू आर टू इक्वल कॉर्ड of a congruent circle. AB and PQ दो इक्वल कॉर्ड है कॉन्ग्रेंट सर्कल्स के। टू प्रूव क्या करना है हमें, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, सॉरी इज नॉट कॉन्ग्रेंट, इज इक्वल टू एंगल POQ। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ, प्रूफ में क्या करेंगे, तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल POQ क्या होगा, AO इक्वल्स टू PO पहला, इसी तरीके से BO इक्वल्स टू QO, ये दोनों क्या आएगा, रेडियाई या रेडियस ऑफ नॉट रेडियाई, रेडियस ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें कि AB इक्वल्स टू PQ, ये तो हमें गिवन ही था, तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POQ बाय, इससे हुआ SSS रूल से, जैसे वो था हमारा, तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल POQ बाय CPCT। ठीक है, तो CPCT से ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। देखो समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9.21 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन सेकंड थोड़ा सा इससे अलग है लेकिन है इसी के जैसा। प्रूव दैट इफ इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन कॉर्ड्स आर इक्वल। मतलब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन अगर देखें इसका क्लियर है। अगर अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.1 ध्यान रहे, ठीक है। प्रूव दैट इफ इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। अगर एक सर्कल है, अगर सेंटर से इक्वल एंगल बना रहा है दो कॉर्ड पे सेंटर से इक्वल एंगल बना रहा है, ऐसा सा ये एंगल और ये एंगल आप इक्वल दे रखा है, तो प्रूव करो कि जो हमारा कॉर्ड है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोला हुआ है तो दो सर्कल यहाँ पे बनेगा, एक सर्कल भी होगा, दो सर्कल होगा, दोनों सर्कल के लिए बनेगा। एक सर्कल ये मान लो और एक सर्कल ये, ठीक है। अब इसमें ये कॉर्ड की लेंथ इक्वल है, ठीक है, सॉरी कॉर्ड की लेंथ इक्वल प्रूव करती है। पी क्यू ओ डैश यहाँ पे ए बी ओ, तो गिवन में क्या लिखेंगे हम, गिवन में क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल पी ओ डैश क्यू ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है, ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल। इससे पहले एक चीज देख लेना, शायद यहाँ पे मैंने दोनों का सेंटर ओल्ड कर दिया था ना, यहाँ पे डैश लगा देना, तो यहाँ डैश आ जाएगा, ये भी डैश हो जाएगा, ये भी डैश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस करना जरूरी होता है, नहीं तो सेम रहेगा तो उसमें नहीं बन पाएगा कि हाँ कौन से वाला इधर का है उधर। टू प्रूव क्या करना है हमें,
ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो प्रूफ। अब इसके अंदर इन ट्राइंगल सेम ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू। इसके अंदर ए ओ अपॉन ए ओ जो है वो किसके बराबर होगा, पी ओ डैश के बराबर होगा, क्यों, रेडियस की वजह से। इसी तरीके से बी ओ जो है वो क्यू ओ डैश के बराबर होगा, रेडियस ऑफ ए कॉन्ग्रेंट सर्कल। कॉन्ग्रेंट को शॉर्ट में ऐसे सी ओ एन जी करके लिख सकते हैं। और तीसरा एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल पी ओ डैश क्यू गिवन। ये हो गया हमारे पास। तो इससे का मतलब therefore ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू बाय कौन से रूल से होगा, एस ए एस। ध्यान दे देना, रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हम जो साइड बना रहे हैं ये वाला एंगल, तो ऐसे इसमें भी है, ये दो साइड और ये वाला एंगल, तो ये आपस में एस ए एस इस तरीके से आता है। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, सीपीसीटी यूज करके कि जो प्रूफ करना था हमें, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू बाई सी पी सी टी। सीपीसीटी का मतलब होता है कि बचे हुए पार्ट ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा एनसीईआरटी का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाओ, कुछ थ्योरम्स हैं, ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, देखो थ्योरम्स में क्या कह रहा है, ये हमने पहला थ्योरम ये पढ़ा था। दूसरा थ्योरम देखो क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब क्या है कि अगर एक सर्कल है, ये है सेकंड थ्योरम, याद रखना। ठीक है, स्टेटमेंट याद रहेगी तो और अच्छा रहेगा कि अगर एक कॉर्ड है और सेंटर से अगर लाइन एक परपेंडिकुलर लेकर आ रही है, तो इसका मतलब ये इसको बाइसेक्ट भी कर देगी। ठीक है, मतलब ये ए बी एक कॉर्ड है और ये ओ सी मान लो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसे समझ सकते हो, इफ ओ सी इज परपेंडिकुलर, if OC is perpendicular on AB, then AB AC equals to BC, ये हो जाएगा बाय दिस थ्योरम। और इसका वाइस वर्सा, तीसरा थ्योरम इसी का उल्टा है, उसको क्या लिखेंगे, वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा मतलब इसका ऑपोजिट क्या होगा कि अगर कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है तो यहाँ से जो ड्रॉ करेंगे तो सेंटर से परपेंडिकुलर बनाएगा एंगल। ठीक है, तो ये तीसरा थ्योरम कहते हैं। इसके बाद एक और थ्योरम इसमें क्या है कि चौथा थ्योरम, इसको नाम दे दो कि अगर एक सर्कल है और उसमें ये दो कॉर्ड है, अगर ये कॉर्ड की लेंथ बराबर है ए बी और ये मान लो पी क्यू, अगर ए बी इक्वल्स टू पी क्यू है, इफ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, तो इसका मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ये भी बराबर होगा। तो वो पॉइंट हो गया। इफ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, देन इसका मतलब ये ओ से मान लो ये है पी, ये है क्यू, तो OP जो है वो OQ के बराबर होगा। ठीक है, इक्वल कॉर्ड सबटेंड, इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जो इक्वल कॉर्ड होता है सर्कल का वो इक्विडिस्टेंस होता है सेंटर से, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसका अगला इसके वाइस वर्सा है कि अगर सेंटर से कोई दो कॉर्ड का डिस्टेंस बराबर है तो यानी कि वो कॉर्ड भी आपस में इक्वल होगा। ये ध्यान रखना।
क्या क्यू P और Q. पी और क्यू पी और क्यू दो बार डायग्राम ये डायग्राम एक से अच्छा यहाँ पे क्यों आ गया, अच्छा ये ठीक है, तो इसको थोड़ा चेंज ऐसे कर देंगे, पी क्यू है ये आर कि इफ ए बी इक्वल्स टू आर क्यू, अच्छा फिर यहाँ भी क्यू आ जाएगा, इसको एस बना दो, ठीक है। ये हो गया हमारा एस पॉइंट। तो इफ ए बी आर क्यू के बराबर है तो इसका मतलब ओ पी देन मतलब बाय थ्योरम क्या यूज होगा, ओ पी इक्वल्स टू ओ एस, और इसका वाइस वर्सा भी होगा कि अगर सेंटर से इसका डिस्टेंस बराबर है तो इसका मतलब कॉर्ड भी आपस में इक्वल है, ये फिफ्थ थ्योरम है, इसका वाइस वर्सा, ठीक है, कि इसका उल्टा भी इक्वल होगा, ये ध्यान रहे और लिखते जाना परिवर्तन करके। अब देखो इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 9.1 हमने ये पहले किया, 9.2 में थ्योरम थे हमारे 4-5, और ये सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे अप्लाई होगा, तो इसलिए जब चैप्टर कर रहे हैं तो ये सारा थ्योरम ध्यान से देखना भी है। चलो डन। एक्सरसाइज 9.2 एनसीईआरटी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कि दो सर्कल हैं, ठीक है, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और उनके एक का सेंटर मान लो ये है, एक का सेंटर मान लो ये। वैसे अगर देखो, अगर क्वेश्चन को उस हिसाब से देखें नॉर्मली, क्योंकि कॉमन कॉर्ड बोला हुआ है, तो दो इंटरसेक्टिंग सर्कल हम इस तरीके से बनाएंगे जिसका सेंटर कहीं इस तरीके से लाई करता होगा, बट एक्चुअली जो ये क्वेश्चन है अगर इसको डिटेल में मैं बताऊं तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा कि सेंटर जो है वो एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा होगा इस तरीके से, बट इस तरीके से अगर वैल्यू चेंज कर दिया जाए तो नहीं बना पाओगे। ये क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा तो हो जाएगा, बट अगर कोई और क्वेश्चन आ गया तो उसमें ये दिक्कत आएगी कि ये सेंटर पे ले या कहीं इन बिटवीन ले, तो इसलिए नॉर्मल सर्कल बनाना कोई वो जरूरत नहीं है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से बना दो, और बीच में एक कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड क्या होता है, देखो कॉमन कॉर्ड ऐसा होता है कि कॉर्ड एक ही होता है लेकिन वो एक से ज्यादा सर्कल के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है, तो उसी को कॉर्ड, जैसे ये एक कॉर्ड है तो ये इस सर्कल के लिए भी है और इस सर्कल के लिए भी है, इस सर्कल का सेंटर ओ मान लेते हैं, इसको ओ डैश मान लेते हैं, तो ये दोनों सर्कल के लिए ये कॉर्ड है, तो इसको बोलते हैं कॉमन कॉर्ड, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है। अब एक का रेडियस 5 है तो यहाँ से इसका रेडियस ले लेते हैं, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और एक का रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। बीच में इसको मान लेते हैं ए, ये है बी, ये पॉइंट सी। अब ये पूरा डिस्टेंस हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हमारे को ये बताना है कि फिर ये कॉमन कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, ए बी की वैल्यू क्या होगी इसमें, ठीक है, तो समझ में आ गया क्वेश्चन पढ़ के। अब देखो इसमें क्या करेंगे, तो क्योंकि अब ये सेंटर से लाइन आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये परपेंडिकुलर होगा और बाइसेक्टर भी होगा, तो इसमें क्योंकि देखो क्वेश्चन फाइंड करना है तो गिवन टू प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट फाइंड के हिसाब से हम करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि एज ए बी इज अ कॉर्ड of a circle, then OC is perpendicular on AB, जो OC है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर भी होगा, तो इसका मतलब AB जो है वो ट्वाइस होगा किसके, AC के, AB जो है वो ट्वाइस होगा AC। अब इसमें क्या करो, लेट कर लो कि AC जो है वो x यूनिट है,
या x सेंटीमीटर है, और OC जो है वो y सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब सोच के देखो कि अगर ये y है, ये x है, तो OC डैश क्या होगा, O डैश C, ये क्या होगा, तो ये होगा 4 माइनस वाई सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा हमें 4 दिया है, इतना हमने y मान लिया, तो ये बचा हुआ पार्ट x होगा। अब इसमें इन ट्राइंगल AOC, अगर AOC में लगाए पाइथागोरस बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, तो 90 के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है, वो है AO, AO का स्क्वायर इक्वल्स टू OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AO क्या है, रेडियस भी है, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। OC हमने x माना है, तो ये x स्क्वायर हो गया, और सॉरी OC हमने y माना, OC y है तो y का स्क्वायर, और ये हो गया x का स्क्वायर, मतलब 25 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन बनती है हमारी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके सेकंड, इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ACO डैश, अगले वाला ट्राइंगल, यहाँ 90 है तो ये भी तो 90 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ भी लगा देते हैं, क्या बन जाएगा यहाँ पे, AO डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस CO डैश का स्क्वायर। अब AO डैश कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू AC कितना है, x ही रहेगा, x का स्क्वायर, और CO डैश हमारा हो जाएगा 4 माइनस एक्स का होल, सॉरी 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे लिखा था O डैश C। अब ये हो गया 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, तो 9 इक्वल्स टू 25 प्लस 16 माइनस 8y, और लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको सॉल्व आउट कर दो, तो 8y को उधर लेकर आ जाते हैं और 9 को उधर लेकर चले जाते हैं, 25 हो गया 49 माइनस 9, 8y इक्वल्स टू 32, तो y की वैल्यू 4 सेंटीमीटर डिवाइड करके निकाल देंगे। अब y 4 है, तो इसको क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे 25 प्लस 25 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 25 इक्वल्स टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और अगर x 3 है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में, अगर x की वैल्यू 3 है तो x हमारा क्या था, AB था, AB 3 है, सॉरी AC है, AC हमारा 3 है, तो AB ट्वाइस ऑफ AC होगा, तो इसका मतलब AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC, तो 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर याद रहेगा। ठीक है, क्लियर है, ये देखो एक बीच में कर देते हैं, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, डन। अब देखो इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, जैसे स्कूल में एक और तरीके से करवा देते हैं, तो वो भी ध्यान दे दो। कैसे, जैसे ये 2 सर्कल बने हुए हैं, ये सेंटर ले लिया इस तरीके से, ये कॉमन कॉर्ड हो गया,
ये एक सर्कल का दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और बीच का दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल AOO डैश। तो अगर मैं हीरोज फॉर्मूला इसमें लगाऊं तो हीरोज फॉर्मूला में क्या होता है, S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाई 2 और वहाँ से फिर एरिया निकल कर आता है रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो अब ध्यान दें, मैं इसको A मान लेता हूँ साइड, इसको B, इसको C। तो वहाँ से S कितना आएगा, 5 प्लस 4 प्लस 3 बाई 2 कितना होगा, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 बाई 2 6, या इसको चलो एक स्टेप और लगा लेते हैं इसमें, 12 बाई 2 काट के S की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या बनेगा, तो एरिया देखो फिर से वही S माइनस A, तो S की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6, तो 6 माइनस A कितना है 5, 6 माइनस 5, फिर 6 माइनस B 4 और 6 माइनस C यानी 3, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 6 इंटू 1 2 3, तो 6 2 12, 12 3 36, तो रूट 36 जो कि 6 होता है। अब सोचोगे एरिया का क्या फायदा है, तो देखो यहाँ पे जो हम एरिया निकालेंगे तो एरिया एक और तरीके से हाफ बेस इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा OO डैश और हाइट क्या होगी ACC, और एरिया क्योंकि हमने पहले निकाल लिया ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो 6 इक्वल्स टू हाफ इंटू OO डैश 4 है और AC हमारा तो निकालना नहीं है, तो ये 2 हो गया, तो 2 लेकर आएंगे AC यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर, अगर AC 3 है तो AB इज ट्वाइस ऑफ AC यानी 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर, तो भी यहाँ से भी सेम, यानी कि दो मेथड है, दोनों ही ठीक है मेथड, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ये मेथड खराब है या ये वो मेथड एप्लीकेबल नहीं है, दोनों मेथड एप्लीकेबल है। बस ये है कि देखो ये मेथड इसलिए यूज होता है क्योंकि जब हम 9th चैप्टर कर रहे हैं तो ये मेथड जो उठाया गया है वो हीरोज फॉर्मूला से उठाया गया है कि जो इसके अगले चैप्टर में होगा, ठीक है, जो इसके अगले चैप्टर में। तो हो सकता है कि जब टीचर ये करवा रहे हो तो ये नहीं करवाएंगे, तो इस वजह से ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से भी कर सकते हैं और इधर वाले भी तरीके से कर सकते हैं। फाइनल के टेस्ट में जौन से मेथड से लगाओ पूरे सिलेबस में से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन जो आपके पास है वो चाहो तो आप पॉलिनोमियल से भी सॉल्व कर सकते हो, अगर कोई और चैप्टर उसके इक्विवेलेंट है तो वहां से भी सॉल्व किया जा सकता है। कितना समझ में आया, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 9.2 का, ये मेथड फर्स्ट, ये मेथड सेकंड, ठीक है। कितना क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग विद इन अ सर्कल, अगर कोई दो इक्वल कॉर्ड है और वो सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट हो रहा है, तो कुछ ऐसा बना सकते हैं कि एक ये कॉर्ड हो गया, एक ये कॉर्ड हो गया, विद इन अ सर्कल इंटरसेक्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो प्रूव दैट द लाइन प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। तो मान लो ये सेंटर है, अब कॉर्ड का सेगमेंट क्या होता है, AB इसको CD मान, तो सेगमेंट ये होता है कि जितना कटा हुआ पार्ट है, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग हो रहा है, इसको E पॉइंट बोल सकते हैं, तो ये बचा हुआ है यानी कि CE और BE ये आपस में इक्वल होगा अगर ये कॉर्ड आपस में इक्वल है तो, ठीक है। अब क्योंकि प्रूफ दैट का क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग में कैसे करेंगे, गिवन से करेंगे। सबसे पहले गिवन में क्या आएगा, इस तरह को मान लेते हैं, तो गिवन में लिखेंगे AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद
सेंटर ओ। याद रखना ये सर्कल का सिंबल होता है, जीरो करके ओ डॉट लगा देता हूँ, ठीक है। क्लियर है। टू प्रूव क्या करना है हमें, तो हमें प्रूव करना है CE इक्वल्स टू DE, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, सेंटर से इसके ऊपर एक हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और वो परपेंडिकुलर भी हो जाएगा बाय थ्योरम्स, ठीक है। क्लियर है। यहाँ से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको नाम दे देंगे P और Q। लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट O draw a perpendicular OP and OQ on CD and AB respectively। रिस्पेक्टिवली तो मतलब जो पहले बोला वो पहले पे, जो बाद में बोला है वो बाद में, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन में जाएगा। प्रूफ, अब प्रूफ देखो। अब क्योंकि हमने जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन से, तो इसमें लिखेंगे इफ OP इज परपेंडिकुलर ऑन CD देन, तो क्या होगा, CP इक्वल्स टू PD, ठीक है। CP जो होगा वो PD के इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल होगा, कौन सा थ्योरम आएगा, कौन सा थ्योरम आएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। इसमें सिंपल से ऐसे लिख दो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड इट बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो क्या करेगा, कॉर्ड को भी बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें तो OQ इज परपेंडिकुलर ऑन AB देन तो क्या होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो AQ इक्वल्स टू BQ, और रीजन ये सेम लिख देना, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे एक, अगर यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें, ये भी सेम चाहो तो कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो, क्या, ज्वाइन E to O, E से O को ज्वाइन कर दो। तो अब जब ये हमारे पास होगा तो इन दो ट्रायंगल बन गए, इन ट्रायंगल QOE एंड ट्रायंगल POE, ये दो ट्रायंगल दिख रहा होगा। अब क्योंकि कॉर्ड की लेंथ बराबर है तो सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा, तो OQ इक्वल्स टू OP। रीजन क्या लिखेंगे, OQ इक्वल्स टू OP का इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल। जो इक्वल कॉर्ड होता है वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। इतना समझ आया। इसके बाद OQ OP के इक्वल हो गया, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल P ईच 90, कंस्ट्रक्शन से हमने बनाया है, ठीक है। और तीसरा OE इक्वल्स टू OE कॉमन, ये कॉमन हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल QOE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POE बाय, कौन सा रूल लगेगा देखो ध्यान से, एक 90 डिग्री है, एक हमने OP यूज किया है और एक OE यूज किया है, तो इसमें ये साइड है, ये साइड। अब SAS नहीं लगेगा क्योंकि दो साइड के बीच का एंगल नहीं है, तो क्या लगेगा, RHS बाय RHS रूल। RHS रूल से क्या होगा, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसका मतलब क्या है कि QE इक्वल्स टू EP, QE EP के इक्वल होगा बाय सिंप्लिसिटी,
ऑल्सो अभी हमने यहाँ पे देखा कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, गिवन ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। अगर ए बी सी डी के बराबर है, अगर ए बी सी डी के बराबर है तो हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी। अब ए बी का आधा कितना है, तो यहाँ पे हमने बताया ना कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, हाफ ऑफ ए बी क्या होगा, इसको लिख सकते हैं बी क्यू, और हाफ ऑफ सी डी क्या होगा, सी क्यू। अब बी क्यू क्या है हमारा, तो बी क्यू है बी ई प्लस क्यू ई, और सी पी क्या है, सी ई प्लस ई पी। अगर मैं इसको एक नंबर दे दूं फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्यू ई और ई पी ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो बी ई प्लस क्यू ई इक्वल्स टू सी ई प्लस ई पी में ये दो हमारे कट जाएंगे, और यहाँ से बी ई इक्वल्स टू सी ई ये आ जाएगा, हेंस प्रूव हो जाएगा। देखो एक बार ध्यान से, आ रहा है समझ में? ठीक है, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कंप्लीट। अगला देखो थर्ड क्वेश्चन, और एक एक करके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, किसी को डाउट यहाँ तक में? हाँ बोलो। ये वाला लिखा नहीं है, दिखाई दे रहा है? देखो इसमें जैसे ये है ना हमारे पास, चलो इतना दिखाई तो दे रहा है, दिखाई दे रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं? ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कॉर्ड हमें इक्वल दे रखा था, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड। अगर ये कॉर्ड इक्वल है और क्यू और पी क्या हो गया, एक तरीके से मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर ये मिड पॉइंट है, तो अगर ए बी सी डी के बराबर है, तो ए बी का हाफ भी सी डी के हाफ के बराबर होगा। कैसे? तो चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो बाय एक्सियम। किसका एक्सियम? यूक्लिड का एक्सियम। ठीक है, यूक्लिड ने क्या बताया था कि अगर कोई चीज आपस में इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल होगा। ठीक है, तो ए बी का आधा क्या होगा? अब ये क्यू मिड पॉइंट है ए बी का, तो मैं ए क्यू भी लिख सकता हूँ, बी क्यू भी लिख सकता हूँ। ठीक है, हमने बी क्यू क्यों लिखा यहाँ पे? क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है वो बी से रिलेटेड है, तो मैं बी वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग लेके चलूंगा। ठीक है, इसी तरीके से जो सी डी का है तो मुझे सी से रिलेटेड लिखना था, तो यहाँ पे मैंने सी पी लिख दिया। अब बी क्यू किसके बराबर है देखो, तो बी ई प्लस क्यू ई है ना। ये अगर बी से क्यू तक पहुंचना है तो बी से ई तक जाओ और ई से क्यू तक चले जाओ, आ जाएगा बी क्यू तक। ऐसे ही सी से पी तक के लिए क्या था, सी ई प्लस ई पी, तो सी प्लस ई पी कर दिया हमने। जब दोनों को देखा तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन में ये दोनों इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो ये आपस में कट जाएगा, बचा हुआ पार्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी 9.2 का। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड इससे थोड़ा उल्टा है, जबकि डायग्राम सेम टू सेम होगा। ठीक है, 9.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। मतलब क्या कह रहे हैं, अगर दो कॉर्ड है, मतलब सेम टू सेम डायग्राम बनेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, ए बी और पी क्यू मान या सी डी की ले, ठीक है, और जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई। तो सेंटर से अगर इसको ज्वाइन किया जाए, अब ये ज्वाइन जो है ये कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा, अब ये क्वेश्चन के अंदर ही आएगा। तो सेंटर से ये जो है एंगल जो है ये इक्वल बनेगी। ठीक है, जो कॉर्ड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो इक्वल एंगल सबटेंड करेगा कॉर्ड से। ये हमें प्रूव करना है कि जैसे एंगल 1
और ये एंगल 2 नाम दे दूं तो ये आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे फिर वही काम, सबसे पहले गिवन तो जो प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, गिवन में क्या आएगा, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल chord of a circle with center O। इसका सेंटर क्या हो, O, तो इसको हम सेंटर मान लेते हैं, O पॉइंट। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है हमें, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। अब इस प्रूफ के लिए क्या करेंगे, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन फिर आएगा, क्या यहाँ से फिर से वही काम करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बना लेते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, नाम दे दो पी क्यू। लिखना है फिर से वही, फ्रॉम पॉइंट ओ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर पी ओ and QO on AB and CD respectively। respectively मतलब फिर से वही, जो पहले नाम बोला है तो पहले, जो बाद में बोला है वो बाद में। ठीक है, हो जाएगा। प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले तो यही काम कि अगर ये हमारा सेंटर से है और कॉर्ड अगर इक्वल है, ठीक है, तो ओपी जो होगा वो ओक्यू के बराबर होगा। ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। इन ट्राइंगल पी ओ ई एंड ट्राइंगल क्यू ओ ई, ध्यान से देखना, OP इक्वल्स टू OQ। OP जो है वो OQ के बराबर हो, क्यों, इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम देयर सेंटर। तो इक्वल कॉर्ड होता है वो इक्विडिस्टेंस होता है सेंटर से। ठीक है, और कॉर्ड हमें इक्वल दे जाता है। दूसरा, एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q, ईच 90, ये हो जाएगा। तीसरा, EO इक्वल्स टू EO, कॉमन। ठीक है, EO जो है वो EO के बराबर है, आर समझ में। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल POE is congruent to triangle QOE by, कौन सा रूल लगेगा फिर से, तो देखो दो एंगल यूज किया, एक साइड यूज किया, और जो साइड यूज कर रहे हैं वो साथ वाला नहीं है, तो क्या होगा, सॉरी दो एंगल, एक ही एंगल यूज किया है, एक एंगल यूज किया और दो साइड, और वो भी साइड कंसेक्टिव वाला नहीं है, तो कंसेक्टिव वाला नहीं है तो इसका मतलब RHS रूल। हमेशा ध्यान देना कि अगर दो साइड के बीच में एंगल नहीं आ रहा है तो RHS ही एक ऐसा बनता है जो हो जाए, या तो ट्रिपल एस हो जाए। ठीक है, तो RHS रूल से, तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CP सीट, और यहाँ से ये हेंस प्रूव, हमारा प्रूव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 NCERT, ठीक है, 9.2 एक्सरसाइज का क्लियर होगा, आ रहा है समझ में। ठीक है, चलो बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तुम लोग अपना स्क्रीन करते रहना, ठीक है। 4th क्वेश्चन देखो, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O एट ABCD, तो प्रूव करो ABCD के बराबर है। अब देखो सबसे पहले इसमें समझो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है,
ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या हो, सेम हो। अगर सेंटर सेम है और एक से ज्यादा सर्कल है तो उसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और इन दोनों सर्कल का सेंटर ये है, तो यहाँ से एक कॉर्ड बनाया गया बड़े वाले, जो छोटे वाले का भी कॉर्ड बन गया ऐसा सा। ठीक है, जैसे एक लाइन पास करती है। ठीक है, ये बेसिकली हमें लाइन दिया हुआ है जो पास करती जा रही है। अब ए बी सी डी पॉइंट मार्किंग की हुई है, ए बी सी डी। ठीक है, सेंटर ओ दे रखा है हमें। गिवन क्या लिखेंगे, क्योंकि प्रूव करना है इसमें भी, तो गिवन क्या होगा, AD इज द कॉर्ड, या इसमें ऐसे लिख दो, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल whose center O and AD is a chord of larger circle which passes with making a chord of smaller circle। ठीक है, जो क्या कर रहा है, कॉर्ड बनाते जा रहा है स्मॉलर सर्कल। ठीक है, ए बी लार्जर सर्कल का कॉर्ड है और बी सी स्मॉलर सर्कल। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ क्या करना है हमें कि ए बी जो है सी डी के बराबर है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा आएगा इसमें, देखो क्या, फ्रॉम पॉइंट ओ ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए डी, मतलब ओ से एम पे एक परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे, इसको एम नाम दे देंगे, जो क्या होगा, ए डी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर ए डी के परपेंडिकुलर है तो बी सी के भी तो परपेंडिकुलर हुआ, तो सेम लाइन में प्रूफ। ठीक है, अब इस प्रूफ यहीं से स्टार्ट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट से। इफ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी और ए डी, परपेंडिकुलर टू ए डी, अगर ओ एम ए डी के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ओ एम बाइसेक्ट द कॉर्ड ए डी। ए एम क्या करेगा, ओ एम कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा बाय थ्योरम। So therefore AM equals to DM first। Similarly अब देखो BC भी तो एक कॉर्ड है इसी का, BC भी क्या है, एक कॉर्ड है इसी का, तो OM is perpendicular on BC, then BM equals to CM। ठीक है, जो BM है वो CM के बराबर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है, perpendicular bisect the chord from their center से, तो BM CM के बराबर हो जाएगा, इसको सेकंड इक्वेशन कहते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो AM इक्वल्स टू डी एम। अब ए एम क्या लिख सकते हैं, तो ए एम को लिखेंगे हम ए बी प्लस डी एम। डी एम को क्या लिखेंगे, तो डी एम को लिखेंगे एम सी प्लस सी डी। ठीक है, अब अगर ध्यान दें तो सेकंड इक्वेशन में बी एम और सी एम इक्वल है, तो बी एम सी एम कट कर देंगे, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये हो जाएगा। हेंस प्रूफ
देखो समझ में आया, हेंस प्रूव। क्लियर है ये? ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर? हाँ ऐसे होता है। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूर किसी के टेस्ट में तो आएगा ही आएगा ये। ठीक है, और अभी तक टेस्ट दिया होगा तो मिला ही होगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, केस स्टडी में एपीएस के स्कूल में आ रखा है ये, आया है सर। इतना हो गया। अगला देखो फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा, मनदीप, ठीक है, जो कि सर्कमफ्रेंस पे, सर्कमफ्रेंस मतलब सर्कल पे बैठे हुए हैं। ये मान लो रेशमा की पोजीशन है, ये सलमा, ये मनदीप, ठीक है, रेशमा, सलमा, मनदीप 3 बैठे हुए हैं सर्कल, ठीक है, and playing a game by standing on a circle with a radius 5 centimeter in a park, एक circular park. Reshma throw a ball to Salma, Salma to Mandeep and Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma to Mandeep is 6 meter each, मतलब रेशमा टू सलमा कितना है? 6 मीटर है, ध्यान रखें। ठीक है, ये हमें 6 मीटर दिया हुआ है, 6 मीटर, और सलमा टू मनदीप भी हमें 6 मीटर बोला हुआ है। तो हमें बताना है कि रेशमा से मनदीप का डिस्टेंस क्या होगा, रेशमा से मनदीप का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, अब इसके लिए देखो क्या करेंगे, पहले इन तीनों को सेंटर से ज्वाइन करते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन फाइंड का है तो गिवन टू प्रूव लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दोगे अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो कोई ऐसा दिक्कत भी नहीं है, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सेंटर से इसके ऊपर जो लाइन आ रही है, तो हमें रेडियस दिया हुआ है 5 मीटर, ये भी 5 मीटर होगा और ये भी 5 मीटर, और क्योंकि सेंटर से हमने ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर होगा, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। ठीक है, हमें आरएम का डिस्टेंस निकालना है, तो आरएम क्या होगा? ट्वाइस ऑफ आरपी, ये ध्यान रखना है पहला। ठीक है, जो आरएम है वो ट्वाइस ऑफ आरपी होगा। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर यहां से एक कंस्ट्रक्शन में लिखूं, कंस्ट्रक्शन डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या? ड्रॉ ओ क्यू परपेंडिकुलर ऑन आर एस। तो अगर ओ क्यू परपेंडिकुलर है आर एस के, तो ध्यान से देखो, ट्राइंगल ओ आर एस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो ओ आर एस एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि दो साइड तो इक्वल है, पता है, और ये 6 है तो ये इक्वल नहीं है, लेकिन ये 2 इक्वल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है तो वो साइड का बाइसेक्टर होता है। ठीक है, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं Q, तो बोला है OQ। ठीक है, तो क्या करेगा? देन OQ बाइसेक्ट RS, तो OQ क्या करेगा? RS को बाइसेक्ट कर देगा। क्यों? हमने ट्राइंगल वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर होता है वो साइड का बाइसेक्टर भी बना देता है। तो इसका मतलब देयरफॉर RQ जो है वो RS का आधा होगा, तो RQ की लेंथ कितनी आ जाएगी? हाफ ऑफ RS कितना है? 6, ये आ जाएगा 3 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल ORS, अगर इन ट्राइंगल ORQ, अगर ORQ में पैथागोरस अप्लाई करें, अप्लाइंग पैथागोरस इन ORQ, तो जो हमारे पास ये बनेगा, OR का स्क्वायर इक्वल्स टू RQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर।
ओ आर कितना है 5, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर, तो 25 इसको इधर ले आओ -9 ओ क्यू का स्क्वायर, तो ये हमारे पास ओ क्यू का स्क्वायर आ जाएगा 16 मीटर, तो ओ क्यू कितना आ जाएगा 4 मीटर, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। इतना समझ में आया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस देखो तो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला हमारा। अब इसको अप्लाई करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस इक्वल्स टू हाफ, एक बार अगर मैं इसको बेस ले लूँ आर एस को, तो हाइट क्या होगी मेरी ओ क्यू, और अगर एक बार मैं बेस इसको ले लूँ ओ एस को, तो हाइट मेरी क्या होगी आर क्यू। दोनों सेम ट्राइंगल से है तो ये आपस में इक्वेट हो जाएगा, है ना। किसी भी एक ट्राइंगल का, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, मैं ये बेस लेके ये हाइट निकालूं, चाहे इस बेस को लेके ये वाली है, एरिया ऑफ ट्राइंगल थोड़ा ना चेंज होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल उतना का उतना ही रहेगा क्योंकि उसी ट्राइंगल से है, ठीक है। चाहे इसको एक और एग्जांपल से ले सकते हो, जैसे रेक्टेंगल है मान लो, ये एक रेक्टेंगल है ऐसा सा, अब ये जैसे 6 दे दिया है, मान लो 3 दे दिया, फिर ये भी 6 होगा, ये भी। अब मैं एरिया इससे निकालूं चाहे इससे निकालूं, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, इससे भी मुझे वही एरिया देगा, यहाँ से भी एरिया वही देगा। तो ऐसे ही ट्राइंगल में भी है कि मैं इसको बेस लेके ये हाइट बना दूं, और एक बार इसको बेस लेके ये हाइट बना दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का एरिया सेम ही होगा, ठीक है। समझ में आया। एक बार इसको बेस लेके मैं ये हाइट बना रहा हूँ, ध्यान दे देना, और एक बारी इसको बेस लेके इस पे ध्यान देना, बस ये चीज भी है, ये हाइट, क्योंकि ट्राइंगल सेम है एरिया भी सेम होगा, बस अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो, हाफ आर एस, आर एस कितना है, तो आर से एस हमें 6 दिया हुआ है, ओ क्यू हमने निकाल दिया, यहाँ पे ओ क्यू देगा 4 मीटर इक्वल्स टू हाफ इंटू ओ एस कितना है 5 मीटर जो कि रेडियस है, आर पी हमें निकालना है, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 24/5 इक्वल्स टू आर पी, देयरफॉर आर पी आ जाएगा हमारे पास 4.8। अब स्टार्टिंग में बताया था आर एम क्या होगा, ट्वाइस ऑफ आर पी, तो बस यहाँ पे पुट कर दो आर एम इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर पी, तो आर एम इक्वल्स टू 2 इंटू 4.8, कितना बन गया ये 9.6 मीटर, ये हो गया हमारा आर। देख लो एक बार समझ में आया कि नहीं, देखो एक बार समझ में आ रहा है। क्लियर है इतना, ठीक है, क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 9.2 एक्सरसाइज का। A circular park of radius 20 meter is situated in a colony, एक सर्कुलर पार्क कॉलोनी के अंदर है ऐसा था। अब देखो दोनों क्वेश्चन देखने में सेम लगता है, लेकिन बस स्लाइटली डिफरेंस यही है कि एक में, जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देखो 3 boys अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट द इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। अब इसमें क्या है, बाउंड्री पे इक्वल डिस्टेंस पे, जब इक्वल डिस्टेंस होगा तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये ध्यान दे देना, जब इक्वल डिस्टेंस होगा तो कुछ ऐसा बनेगा। ये मान लो अंकुर की पोजीशन, ये सैयद, ये डेविड, ठीक है। अगर इक्वल डिस्टेंस है तो लेट कर लेते हैं कि एस हमारा x मीटर है, तो ये x है तो ये भी x होगा और ये भी पूरा का पूरा x होगा। अब इसमें क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो किससे पास करेगा, सेंटर से पास करता है, ठीक है। इस सेंटर को वो मान लेते हैं। हमें रेडियस इस केस में हमें दे रखे हैं कि 20 मीटर रेडियस है। अब अगर अच्छा ध्यान दो तो यहाँ से
एस से लेके ओ का डिस्टेंस, एस से ओ का डिस्टेंस, ऐसे ही डी से ओ का डिस्टेंस और ए से ओ का डिस्टेंस क्या बराबर है? ठीक है, तो जब कभी भी याद रखना व्हेन, या व्हेन की जगह यहाँ पे इफ यूज करो, इफ AO इक्वल्स टू SO इक्वल्स टू D, AO SO और DO, यानी कि जो ये 3 पॉइंट सर्कल पे है उससे सेंटर क्या है आपस में इक्वल है। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा हो जाता है तो देयरफॉर AO अपॉन, इसको नाम दे दो P, OP हमेशा फिर वो 2:1 में डिवाइड करता है, ऐसे लिख सकते हो वी नो दैट करके, वी नो दैट if AO equals to SO equals to DO then AO upon OP 2:1 में जाएगा। अब AO कितना है? तो रेडियस 20 मीटर गिवन है, तो ये 20 अपॉन OP इक्वल्स टू 2/1, तो OP कितना आ जाएगा? 20/2 यानी 10 मीटर। अब अगर ये 10 मीटर आ गया तो देयरफॉर इन ट्रायंगल परपेंडिकुलर तो हमने ड्रॉ किया ही था, तो इन ट्रायंगल ASP क्या होगा? AS का स्क्वायर इक्वल्स टू AP का स्क्वायर प्लस SP का स्क्वायर, ये आपस में इक्वल होगा। AS कितना है हमारा? X, AP कितना होगा? तो AP अभी हमने निकाला, OP ये दे रखा है, तो यहाँ से AP क्या बता देंगे हम? अगर ये 10 हो गया और ये 20 हो गया तो AP कितना आ जाएगा? 30। यहाँ पे चाहो तो लिख भी लो, AP इक्वल्स टू AO प्लस OP यानी 20 प्लस 10 30 मीटर, यहाँ पे 30 का स्क्वायर हो जाएगा। और SP क्या होगा? तो देखो ये जो है इसका बाइसेक्टर होगा, आधा आधा, तो ये पूरा x है तो ये इतना पार्ट क्या होगा? x/2, x/2 का स्क्वायर, तो x/2 का स्क्वायर में क्या आ जाएगा? देखो x स्क्वायर इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर 900 और x स्क्वायर बाय 4, इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 900, तो एलसीएम लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 900, तो ये हो गया 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1200, x स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी ये 3600 का 9 4 जा 36, 3 से डिवाइड कर दो इसको तो 1200 आ जाएगा। अगर x स्क्वायर 1200 है तो x की वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास 20√3 मीटर, और यही डिस्टेंस होगा इन तीनों के बीच में। कितना समझ में आया? अंकुर टू सैयद, सैयद टू डेविड, डेविड टू अंकुर, इनके बीच का डिस्टेंस भी यही होगा। कितना क्लियर है? ठीक है, ये था एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, इसके बाद 9.3 पे आते हैं। ठीक है, कितना समझ में आया? चलो बाकी अगले पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।